हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद सुमन। तो फ्रेंड, आज हम लोग कल का जो कराया था 115 तक यानी कि एस्टेट पीजीटी का जो पेपर था 2024 का, आज हम उससे आगे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप आपको पसंद आए, और पसंद आए तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए, अब हम 116 पे चलते हैं। इसमें हम ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, पेपर हमारा आने वाला है एस्टेट का। ठीक है, चलिए। कथन एक, इसमें दिया है स्टेटमेंट फर्स्ट। थकान एक शारीरिक स्थिति है जो हमारी वर्तमान कार्य की क्षमता करने की क्षमता को कम कर देती है। और हमारा स्टेटमेंट दो क्या कहता है? मनोवैज्ञानिक थकान वह स्थिति है जिससे कार्य की उत्पादकता में कमी आ जाती है। तो इसमें क्या कह रहा है? ये थकान के बारे में हमें बता रहा है कि थकान क्या है। तो कथन एक व दो कथन दो संबंधित हैं, कथन एक व कथन दो दोनों संबंधित नहीं है। अब इसमें भी थकान की बात हो रही है। थकान क्या है? एक शारीरिक स्थिति है। और इसमें भी क्या है? मनोवैज्ञानिक थकान वह थका स्थिति है जिसमें कि दोनों, मतलब कि हमारे स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट दो दोनों में थकान की बात कर रही है, और दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से संबंधित कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा कथन, यानी कि स्टेटमेंट दो और वन दोनों एक दूसरे से संबंधित है, यानी कि कनेक्टेड है। ठीक है, अब क्या है इसमें? दो तरफा संचार माध्यम के उदाहरण को पहचानिए, यानी कि आइडेंटिफाई एन एग्जाम्पल ऑफ टू वे कम्युनिकेशन मीडियम। टू वे कम्युनिकेशन क्या होगा? टेलीविजन, टेलीफोन, अखबार या फिर रेडियो। तो टू वे कम्युनिकेशन जो होगा वो हमारा टेलीफोन होगा। एक तरफ सुन रहे होते हैं, एक तरफ बात कर रहे होते हैं, या दोनों तरफ हम एक दूसरे के क्वेश्चन आंसर कर दे रहे होते हैं, तो इसीलिए हमारा टेलीफोन जो होता है वो टू वे कम्युनिकेशन का एक एग्जाम्पल है। रेडियो नहीं है, न्यूज़पेपर नहीं है, और टेलीविजन भी नहीं है। इसमें हम सिर्फ देख रहे होते हैं, अपने तरीके की अपनी जो फीलिंग्स हैं हम इसमें शेयर नहीं कर पा रहे होते हैं। ठीक है, 118, निम्नलिखित में से कौन सा गृह विज्ञान का मुख्य क्षेत्र नहीं है? गृह विज्ञान की मुख्य एरिया नहीं है। कौन सा? मानव विकास, आंतरिक सज्जा, भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान या प्रसार शिक्षा। हमें पता है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री हमारा गृह विज्ञान का मुख्य क्षेत्र नहीं है। हमने पढ़ा है, जब हमने बीएससी करी होगी तो उसमें अप्लाइड पढ़ा है, लेकिन हमने ये मेजर मेजर एरिया के विषय में हमने इसमें नहीं पढ़ा है। ठीक है, वस्त्र की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन से वस्त्रों को हाथ से धोना चाहिए बजाय मशीन के धोने से? मतलब कि हमें मशीन से धोने से मशीन में धोना नहीं चाहिए, उसको हमें हाथ से धोना चाहिए। ऐसे कौन से वस्त्र हैं, ये हमें पूछ रहा है। सूती, पॉलिएस्टर, डेनिम या रेशमी या ऊनी। तो ऐसे कौन से वस्त्र होंगे हमारे? रेशमी व ऊनी। इन्हें हमें हाथ से, इन्हें मशीन से नहीं धोना चाहिए, इन्हें हाथ से हमें धोना चाहिए। ठीक है, 120, वृद्ध व्यक्ति के वस्त्रों के लिए डैश सबसे उपयुक्त विशेषता है। ये वृद्ध यानी कि ओल्ड एज के बारे में पूछ रहे हैं ये। ठीक है, तो इसमें पीछे बटन वाले, पहनने में थोड़े ढीले, सांस लेने योग्य है तथा हल्के, भारी तथा गहरे रंग, आधुनिक फैशन के वस्त्र। तो हमारा जो 120 का आंसर हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, वो पहनने में ढीले हो, सांस लेने के तथा हल्के हो। ठीक है, तो हमारा 121 पे चलते हैं। वृद्धि के लिए क्या कथन सत्य सत्य पूछ रहा है? यह मात्रात्मक है, गुणात्मक है, परिपक्वता है, और यह प्रगतिशील है। तो वृद्धि क्या होती है? एक वृद्धि हमारी मात्रात्मक होती है। ठीक है, और विकास हमारा गुणात्मक होता है। ये हमें हमेशा इसकी क्वालिटी हमें याद रखनी होती है। ठीक है, और 122, वयस्क व्यक्तियों के लिए में पाया जाने वाला रिकेट्स कहलाता है। वयस्क पूछ रहा है, यानी कि हमारा एडल्ट पर्सन पूछ रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं वयस्क में? अब इसे हम इंग्लिश में हिंदी में ना देख करके इंग्लिश में इसके ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस या गॉइटर या मस्कुलर डिस्ट्रोफी। तो ये जो हमारा एडल्ट के लिए पूछ रहा है, तो इसमें जो एडल्ट का ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है, रिकेट्स जो होता है वो बच्चों में होता है। ऑस्टियोपोरोसिस पूछे तो वो वृद्धों में होता है, और जो ऑस्टियोमलेशिया होता है वो हमारा एडल्ट पर्सन में होता है, और गॉइटर हमारी आयोडीन डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, अब 123 पे चलते हैं। भारतीय परिवेश में भोज्य योजना है के लिए आईसीएमआर यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य और चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने डैश भोज्य समूह की सिफारिश की है। इसमें पिया क्या पूछ रहा है? कितनी आईसीएमआर ने कितने फूड ग्रुप्स हैं जिसको उसने रिकमेंडेड किया है? तो इसका हमारा क्या हो जाएगा? 4, 3, 7 या फिर 5। तो हमारा इसका आंसर होगा हमारा 5, जो हमारे फूड ग्रुप्स हैं उनकी सिफारिश की गई है। ठीक है, तो इसके बाद अब हम 124 पे चलते हैं। ज़्यादातर बच्चे कब स्वतंत्र रूप से चलना शुरू कर देते हैं? 12 से 15 माह में, 6 से 8 में, 18 से 24 में, या 2 से 10 माह में। तो 2 से 10 माह में ये तो बिल्कुल गलत ऑप्शन हो जाएगा, हम पहले गलत काट देते हैं, और 6 से 8 माह में हम, ये हमारा नहीं होगा।
तो जो 18 से 24 ये तो हमारा लेट हो जाएगा ना, तो 12 से 15 यानी कि 1 साल से 1.5 साल के बीच में जो होता है हमारा बच्चा स्वतंत्र रूप से ज़्यादातर चलना शुरू कर देते हैं, ठीक है? कुपोषण क्या है? माल न्यूट्रिशन के बारे में पूछ रहे हैं ये हमसे। पोषक तत्वों की कमी या अधिकता, व्यायाम की कमी या अधिकता, आंतरिक उपवास या शारीरिक श्रम की कमी या अधिकता। तो हमें पता है कुपोषण किसकी कमी से होता है? हमारा पोषक तत्वों की कमी या अधिकता से होता है, यानी कि डेफिशिएंसी ऑफ एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है? अब हमारा ये है मैचिंग दिया हुआ है इसमें 126, तो हमें कॉलम 1 को कॉलम 2 से हमें देखना है और इसको हमें मिलाना है। तो हमें उस चीज़ की तरफ चलना चाहिए इसमें सबसे पहले जो हमें ईज़ी लगता है, ठीक है? तो हमारा जो हमें सबसे पहले हमारा क्या है, उक्त रक्तचाप यानी कि उच्च मतलब कि हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर में ये डाइट दी हुई है, तो हमें हाई ब्लड प्रेशर होता है तो हमें क्या देना करना चाहिए? सबसे पहले इसमें आंसर वो दिया है इसमें ऑप्शन उच्च रेशा खाद्य पदार्थ यानी कि हाई फाइबर फूड। हम इसे इंग्लिश में देखेंगे तो ज़्यादा ईज़ी लगेगा। लो सोडियम डाइट या हाई प्रोटीन डाइट और लो कार्ब एंड शुगर हाई फाइबर डाइट। तो जो हाई ब्लड प्रेशर वाले होते हैं उनको हमें लो सोडियम डाइट देते हैं। ये हमारा पहले का हमारा दूसरा बनेगा, ठीक है? और जो मधुमेह यानी कि डायबिटीज़, डायबिटीज़ में हम क्या करते हैं, हम उसमें हाई फाइबर फूड, लो सोडियम डाइट, हाई प्रोटीन डाइट या फिर लो कार्ब एंड शुगर हाई, लो कार्ब एंड शुगर एंड हाई फाइबर डाइट। तो हमें डायबिटीज़ वाले पेशेंट को हम यही करते हैं, यानी कि बी का हमारा चौथा आ जाएगा। अब इसमें ऑप्शन हम देखें तो ए का दूसरा हमें यहाँ मिल रहा है, बी का चौथा भी हमें मिल रहा है। कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन में हम क्या करते हैं, तो कॉन्स्टिपेशन में हम हाई फाइबर डाइट देते हैं, ठीक है? तो हमारा उच्च रेशा खाद्य पदार्थ हो जाएगा। और हमारा शल्य चिकित्सा यानी कि इमीडिएटली आफ्टर ऑपरेशन, आफ्टर ऑपरेशन के बाद हमें डॉक्टर क्या सलाह देते हैं कि हाई प्रोटीन आप डाइट खाइए, ठीक है? जैसे हम कच्चा पनीर या फिर हम एग वगैरह जब भी ऑपरेशन होता है तो उसमें ये सब चीज़ें बताई जाती हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या बन रहा है? डी का थर्ड, सी का फर्स्ट, सेकंड हमारा इसका आंसर बन रहा है, ठीक है? तो 127 पे अब हम चलते हैं। 127 जो हमारा क्या कहता है, वह पौष्टिक पदार्थ जो खाया जाए, पिया जाए अथवा शरीर में ग्रहण किया जाए, जिससे जीवन बने, शक्ति मिले, वृद्धि हो, और उसे क्या कहते हैं? यानी कि हमें ऐसा पौष्टिक पदार्थ है, खाया जाए, पिया जाए अथवा शरीर में ग्रहण किया जाए, जिससे क्या बने? जीवन बने, शक्ति मिले, वृद्धि। ठीक है, तो क्या होगा? पोषण, प्रोटीन, विटामिन या खाना। तो क्या होगा? यानी कि न्यूट्रिशन, प्रोटीन, विटामिन और फूड। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा? हमारा खाना, यानी कि जिसे खाया जाए, शक्ति, अगर हम कब खाना खाएँगे तो हमें शक्ति भी मिलेगी, जीवन बनेगा और वृद्धि भी मिलेगी। वृद्धि हमारा खाने में कुछ भी हो सकता है, यानी कि जब हम एक पूरी थाली यानी कि पूरी डाइट लेंगे तो उसमें सब कुछ होगा, हर चीज़ इंक्लूड होगी। जैसे उसमें सिर्फ़ अलग से प्रोटीन इंक्लूड नहीं होगा, उसमें हमारा कार्ब, प्रोटीन, फैट सब कुछ इंक्लूड होगा, तो जो उसमें हमें वृद्धि भी मिलेगी, ठीक है? तो वृद्धि से हम इस पे नहीं जाएँगे कि हमें लगे कि हमें प्रोटीन है, पर नहीं, हम खाना खाएँगे तो उससे हमें सब कुछ मिलेगा, ठीक है? 128 वियना अंतर्राष्ट्रीय कार्य योजना वृद्धावस्था पर में दिए गए सुझावों में से डैश नहीं है। वियना वियना एक हमारा इंटरनेशनल प्लान है एक्शन ऑफ एजिंग, तो इसमें ये पूछ रहा है इसमें सुझावों में से नहीं है, ठीक है? तो 128 में इसमें हमारा होगा वृद्धाश्रम। वृद्धाश्रम इनका सुझावों में से एक नहीं है, यानी कि स्वास्थ्य तथा पोषण भी है, सामाजिक सहयोग भी है और आर्थिक सहयोग भी है। किसमें? वियना अंतर्राष्ट्रीय कार्य योजना प्लान यानी कि एक्शन ऑफ एजिंग में, ठीक है? अब हमारा 129 यानी कि स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कहता है? शिशु के लिए माता का दूध उपयुक्त नहीं होगा यदि माता क्षय रोग से ग्रसित हो। क्षय रोग यानी कि ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है? और स्टेटमेंट 2 क्या कहता है? उपरोक्त स्थिति में शिशु को भैंस का दूध दिया जाता है क्योंकि ये सबसे उचित होता है, ठीक है? अगर मान लीजिए कोई जो मदर है, अगर वो टीबी उसको हो रखा है तो उसके लिए, बच्चे के लिए माता का दूध उपयुक्त नहीं होगा, ठीक है? और हमारा सेकंड क्या कहता है? जब भी उपरोक्त स्थिति, ऐसी कोई स्थिति बनती है तो उसमें क्या होता है कि शिशु को भैंस का दूध दिया जा सकता है। तो हमारा जब ऐसी स्थिति कोई बनती है तो उसमें हम भैंस का दूध नहीं देते हैं, उसमें हम गाय का दूध देते हैं, ठीक है? ऐसी अगर कोई स्थिति बनती है तो यानी कि हमारा जो एक ऑप्शन है वो तो हमारा सही है, लेकिन जो बी ऑप्शन है यानी कि बी स्टेटमेंट है वो हमारा गलत बन रहा है, ठीक है? तो हमारा इसका कथन 1 स्टेट सही है और कथन 2 गलत है, ठीक है? तो ये हमारा इसका थर्ड इसका आंसर हो गया, क्योंकि ऐसी अगर कोई स्थिति बनती है तो डॉक्टर हो या कोई भी होगा तो हम गाय का दूध उसको
मतलब प्रेफर करेंगे, क्योंकि गाय का जो दूध होता है वो हल्का होता है। ठीक है, चलिए 130। निम्नलिखित में से खाद्य प्रसंस्करण का मुख्य उद्देश्य क्या है? खाद्य प्रसंस्करण यानी कि फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग के लिए पूछ रहा है, प्राइमरी पर्पस क्या होता है फूड प्रोसेसिंग करने का? उपस्थिति में सुधार, भंडारण की अवधि बढ़ाना, या स्वाद बढ़ाना, या खर्चा कम करना। तो इसका हमारा भंडारण की अवधि को बढ़ाना। फूड प्रोसेसिंग हम क्यों करते हैं? इंक्रीज सेल्फ लाइफ, ताकि जो उसकी सेल्फ लाइफ होगी वो और हमारी बढ़ जाए। ठीक है, क्योंकि हम कोई भी स्टोरेज में फूड रखते हैं तो उसको हम क्या सोच के रखते हैं, ताकि ये जल्दी से खराब ना हो और हमारा आगे तक ये चलता रहे। ठीक है, संतुलित आहार क्या है, यानी कि बैलेंस डाइट के बारे में ये पूछ रहा है। तो आहार जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध हो। आहार जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में उपलब्ध हो। अब देखो, इसमें कह रहा है ये उपलब्ध हो और इसमें कह रहा है ये उचित मात्रा में, थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, आहार जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व कम मात्रा में हो, कम मात्रा वाला तो होगा ही नहीं। ठीक है, आहार जिसमें प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में हो। ठीक है, ऐसा भी कुछ हमें ये नहीं कह रहा कि ऐसा होगा। ठीक है, तो हम इन दोनों में देखेंगे। अब उपलब्ध हो सभी आवश्यक पोषक तत्व, लेकिन वो आवश्यक पोषक तत्व जो होंगे वो उचित मात्रा में होने चाहिए। इसीलिए हमारा जो बैलेंस डाइट होगी, इसका मतलब हमारा आहार जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में उपलब्ध हो। अब देखो, इसमें 19-20 का डिफरेंस है, उसी से हमारे क्वेश्चन में हमें अंतर मिल जाता है। ठीक है, चलो इसका आंसर हो गया हमारा सेकंड। 131 का 132। एकीकृत बाल विकास सेवाओं के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। एकीकृत बाल विकास सेवा यानी कि ICDS। ठीक है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज या स्कीम, इसमें क्या शामिल नहीं है? 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे, धात्री माता, गर्भवती स्त्री या वृद्ध। जो ICDS होता है उसमें ये तो शामिल है, 0 से 6 वर्ष के बच्चे, धात्री माता भी शामिल है और गर्भवती स्त्री भी शामिल है। जो वृद्ध लोग होते हैं ना, वो इसमें ICDS में शामिल नहीं किए गए हैं। ठीक है, तो 132 का हमारा आंसर हो गया फोर्थ। अब आया हमारा 133, जिसमें हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कहता है? आहार विशेषज्ञ की यानी कि डाइटिशियन की ये एक जिम्मेदारी है कि वह रोगी के आर्थिक स्तर के अनुरूप ही पोषण देखभाल योजना बनाए तथा उसे क्रियान्वित करे। ठीक है, आहार विशेषज्ञ की ये जिम्मेदारी है कि वह रोगी के पोषण स्तर की जांच करे तथा सुनिश्चित करे कि उन्हें उचित पोषण देखभाल मिले। ठीक है, तो हमें ये डाइटिशियन के बारे में बता रहे हैं, तो इसमें कौन कौन सा क्या हो सकता है? तो इसमें हमारा ये जो कह रहा है कि कथन आहार विशेषज्ञ की जिम्मेदारी है कि वह रोगी के आर्थिक स्तर के अनुरूप ही पोषण देखभाल योजना बनाए और उसे क्रियान्वित करे। तो अब अगर हम देखेंगे इसके अनुरूप हमें योजना, ऐसे हम कोई भी डाइटिशियन नहीं बनाता, उसकी जो अपनी मतलब अगर हम ये आहार विशेषज्ञ डाइटिशियन को देखेंगे तो ये जिम्मेदारी है कि रोगी के पोषण स्तर की जांच करेगी, सुनिश्चित करेगी कि उन्हें उचित पोषण और देखभाल मिले। ठीक है, उसके आर्थिक स्तर के अनुसार नहीं बनाएगी, वो बनाएगी उसकी पोषण स्तर की जांच करेगी और उसकी बीमारी, उसके रोगी की जो डिसीज निकलेगी उसके अकॉर्डिंग वह अपनी डाइट को बनाएगी। ठीक है, तो कथन जो हमारा सेकंड बन रहा है, यानी कि स्टेटमेंट सेकंड हमारा सही बन रहा है, लेकिन जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो हमारा गलत बन रहा है। ठीक है, चलिए थर्ड इसका आंसर होगा 134। बीमारी डैश के होने का कारण विटामिन सी है। विटामिन सी से हमें क्या होता है? हमें सबको पता है विटामिन सी की कमी से हमें स्कर्वी होता है। लीकेज विटामिन डी की कमी से होता है और बेरी हमारा विटामिन B1 की यानी कि थायमिन की कमी से होता है। ठीक है, मोटापा तो हमें पता ही है, ओवर न्यूट्रिशन। 135 जैम व जेली बनाने की प्रक्रिया में पैक्टिन डैश की भूमिका निभाता है। तो पैक्टिन क्या करता है जैम और जेली बनाने के में? पैक्टिन हमें रंजक यानी कि एजेंट, कलरिंग एजेंट, गाढ़ा करने वाला एजेंट या परिरक्षक स्वरूप या एज प्रिजर्वेटिव या मीठे करने वाला एजेंट। तो जैम जेली बनाने की प्रक्रिया में जो पैक्टिन होता है ना, वो क्या काम करता है? बेसिकली गाढ़ा करने वाला एजेंट होता है, यानी कि थिकनिंग एजेंट होता है। ठीक है, 136 स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कह रहा है हमारा? बालक के विकास में बुद्धि लब्धि यानी कि IQ सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। और सेकंड क्या कहता है? बालक के शारीरिक तथा बौद्धिक विकास में लिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हमारा इसका आंसर क्या होना चाहिए? बालक के शारीरिक और बौद्धिक विकास में लिंग एक, ये हमारा ऑप्शन सही है। और बालक के विकास में बुद्धि लब्धि भी सबसे अधिक महत्वपूर्ण, ये भी हमारा सही है। यानी कि हमारा स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों ही सही कह रहे हैं। तो स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों ही सही हैं। चौथा इसका आंसर हो जाएगा।
137 बुखार के रोगी को किस प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? बुखार के रोगी, अब किसी को बुखार आ रहा है तो उसको किस तरह की हम डाइट यानी कि किस तरह का हम खाना उसको प्रोवाइड कराएँगे। तो इसमें हमें क्या है, उच्च कैलोरी प्रोटीन, तरल पदार्थ तथा निम्न वसा। उच्च रेशे बी कॉम्प्लेक्स विटामिन तथा वसा, निम्न रेशे कैलोरी तथा प्रोटीन, निम्न तरल पदार्थ, खनिज लवण तथा उच्च कैलोरी। तो हमारा जो बुखार होगा उसके लिए हम क्या कहेंगे, उच्च कैलोरी, प्रोटीन, तरल पदार्थ तथा निम्न वसा यानी कि लो फैट डाइट हम उसको देंगे बुखार के रोगी को। ठीक है। 138 निम्नलिखित में से प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा का एक लाभ नहीं है। क्या नहीं है? भविष्य में उच्च शैक्षणिक सफलता नहीं पूछ रहा है, बेहतर सामाजिक कौशल, बेहतर भावनात्मक विनियमन और उन्नत संज्ञानात्मक विकास को क्या पूछ रहा है? नहीं है। प्रारंभिक बचपन में, तो भविष्य में उच्च शैक्षणिक सफलता ये हमारा इसमें नहीं आएगा। ठीक है। प्रारंभिक बचपन की देखभाल। खाद्य सुरक्षा 139 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 यानी कि FSSAI वाला पूछ रहा है। इसके अंतर्गत डैश उद्देश्य या भूमिका सम्मिलित, इसमें भी नहीं पूछ रहा है, नहीं है। तो इसका आंसर हमारा क्या होना चाहिए? भोजन के वैज्ञानिक मानकों को निर्धारित करना, ये तो होना चाहिए। भोज्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण तथा वितरण को नियमित करना जिससे व्यक्तियों को सुरक्षित भोजन उपलब्ध हो, ये भी सही है। ये क्या है? थर्ड है हमारा, भोज्य पदार्थों के कच्चे माल की तैयार माल की तथा बेचने की दर को निर्धारित करना। और चौथा है हमारा, भोज्य पदार्थों के बनने के स्थान के लिए अंदर तथा आसपास स्वच्छता बनाए रखना। स्वच्छता भी हमें होना जरूरी है इसमें FSSAI में। और ये हमारा जो थर्ड है, भोज्य पदार्थों के कच्चे माल की तैयार माल की तथा बेचने की दर को निर्धारित करना, ये हमारा FSSAI नहीं करता। ठीक है। तो 139 का हमारा थर्ड हो जाएगा। 140 निम्नलिखित में से कौन सा कुपोषण का परिणाम नहीं है? कुपोषण यानी कि माल न्यूट्रिशन, अवरुद्ध विकास, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली, ऊर्जा स्तर में वृद्धि या बौद्धिक बधिरता यानी कि कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। तो नहीं पूछ रहा है, क्या माल न्यूट्रिशन में नहीं है? तो जो नहीं है वो हमारा क्या हो जाएगा? ऊर्जा स्तर में वृद्धि, इंक्रीज्ड एनर्जी लेवल, ये हमारा इसका चौथे का 140 का आंसर हो जाएगा थर्ड। 141 क्या कहता है? पारिवारिक संरचनाओं के संदर्भ में एक पूरक एकल परिवार में शामिल है। एक पूरक एकल यानी कि न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली क्या होता है? केवल माता पिता और उनके बच्चे, माता पिता, बच्चे और माता पिता के एक या अधिक अविवाहित, पृथक या विधवा, विधुर रिश्तेदार। ठीक है। माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे, केवल माता पिता और दादा दादी एक साथ रहते हैं। तो ये हमारे न्यूक्लियर फैमिली का पूछ रहा है। तो हमारा इसमें क्या होगा? पारिवारिक संरचनाओं के संदर्भ में एक पूरक यानी कि एकल परिवार में शामिल है। एक पूरक एकल परिवार, सप्लीमेंटेड न्यूक्लियर फैमिली, इसमें केवल माता पिता ये नहीं आएगा। ठीक है। माता पिता, बच्चे और माता पिता के एक या अधिक अविवाहित, पृथक या विधवा या विधुर रिश्तेदार, ये सब हमारे इसमें एक पूरक, इसमें 141 का आंसर इसमें हो जाएगा सेकंड। ठीक है। 142 वह अवस्था जिसमें तीव्र वृद्धि तथा बदलाव होता है, वह जब व्यक्ति लैंगिक परिपक्वता प्राप्त करता है तो उसको क्या कहते हैं? स्कूल, उम्र, किशोरावस्था, वृद्धावस्था या शैशवावस्था। तो उसको हम क्या कहते हैं? किशोरावस्था कहते हैं। 142 का हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड। लोहे की आवश्यकता यानी कि आयरन के बारे में पूछ रहा है। किशोर लड़कियों को किशोर लड़कों की तुलना में अधिक होती है क्योंकि मासिक धर्म के दौरान खून की कमी भरपाई करनी पड़ती है। महिला को गर्भावस्था के दौरान 9 महीनों तक शिशु को गर्भ में रखना पड़ता है। लड़कों की वृद्धि किशोर लड़कियों की से धीमी होती है। चयापचय की दर बहुत अधिक होती है, इसीलिए अधिक लोहे की आवश्यकता होती है। तो इसमें किसके बारे में पूछ रहा है? किशोर लड़कियों के बारे में पूछ रहा है। तो हमारा इसका आंसर होगा, मासिक धर्म के दौरान जो खून की कमी आती है उसकी भरपाई करनी होती है, इसीलिए किशोर लड़कियों को आयरन की अधिक आवश्यकता होती है। 3 साल की उम्र में बच्चा डैश कर सकता है? वैकल्पिक पैर का उपयोग कर सीढ़ियां चढ़ना, पंजों के बल चलना या बिना सहायता के 2 पहिए की साइकिल चलाना, बैक फ्लिप करना। तो वो क्या कर सकता है 3 साल के बच्चे का? हमारा वैकल्पिक पैर का उपयोग कर सीढ़ियां चढ़ना। ठीक है।
145। भारतीय मानक ब्यूरो के ISI मार्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत पूछ रहा है। ISI मार्क कम लागत की गारंटी देता है। भारत में बिकने वाले उत्पादों के लिए ISI मार्क का उपयोग किया जाता है। ISI चिन्हित उत्पाद गुणवत्ता और सुरक्षा से संबंधित विशिष्ट भारतीय मानकों को अनुपालन करते हैं। जूते व चप्पलों के लिए ISI मार्क की आवश्यकता नहीं है। तो ये हमें कौन सा कथन गलत है ये हमें बताना है। तो इसमें ये जो हमारा ISI जो मार्क है वो कम लागत की गारंटी नहीं देता, ऐसा कुछ नहीं करता वो। ठीक है। भंडारण अवधि बढ़ाने के लिए भोज्य पदार्थ में से जल को हटाया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पाश्चराइजेशन, फोर्टिफिकेशन, कैनिंग या डिहाइड्रेशन। हम इंग्लिश में पढ़ाए अभी। पाश्चुरीकरण, सुदृढ़ीकरण, डिब्बाबंदी या निर्जलीकरण। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे निर्जलीकरण। यानी कि इसमें क्या हटाया जा रहा है? जल जिसमें हटाया जाएगा तो उसको क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन कहते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, नेक्स्ट है, खेल शारीरिक रूप से डैश सक्रिय हो जाते हैं। ज्यादातर, कम या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो खेल शारीरिक रूप से कम सक्रिय हो जाते हैं। थर्ड इसका आंसर हमारा हो जाएगा लेस। 148। भाषाई विकास के संदर्भ में एक 3 वर्ष के बालक के लिए विशिष्ट विकासात्मक मील का पत्थर क्या कहलाता है? विकासात्मक मील का पत्थर क्या होता है? शब्दों को पहचान लेता है, पूर्ण वाक्य बोलता है, एक एक शब्द के वाक्य बोलता है, एक शब्द के केवल 10 या 20 शब्द ही बोल जाता है। क्या पूछ रहा है? भाषाई विकास के संदर्भ में एक 3 वर्ष के बालक के लिए विशिष्ट विकासात्मक मील का पत्थर क्या है? तो वो विकासात्मक मील का पत्थर वो पूर्ण वाक्य बोलना, उसका मील का पत्थर कहलाता है। ठीक है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 148 का सेकंड। 149। स्वास्थ्य देखभाल में रोगियों को बीमारी, चोट, सर्जरी और उचित रिकवरी में मदद करता है। क्या करता है? कौन मदद करता है? वनस्पति रसायन, चिकित्सीय पोषण, फूड प्रोसेसिंग या फिर फूड प्रिजर्वेशन। इसका इससे कोई मतलब नहीं है। तो जो हमारा क्लिनिकल न्यूट्रिशन है वो हमारा इसमें मदद करता है, ये हमें पता है। ठीक है। तो 149 का सेकंड आंसर हो जाएगा। 150 यानी कि आज का ये लास्ट क्वेश्चन और इस पेपर का भी होम साइंस के पार्ट का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है। तो हैजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, HACCP, ये एक फुल फॉर्म में भी कभी भी पूछ लिया जाता है, इसको याद होनी चाहिए ये। 1971 एक तंत्र है जो डैश कार्य करता है। किसके लिए कार्य करता है? खाद्य जनित आपदा को रिस्क को कम करने के लिए, या फिर खाद्य पदार्थों के स्वाद को बढ़ाने के लिए, खाद्य उत्पादन की गति में वृद्धि करने के लिए, या फिर खाद्य आपूर्ति श्रृंखला का प्रबंधन करने के लिए। तो 150 का आंसर हो जाएगा हमारा 1, खाद्य जनित यानी कि रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ फूड बॉर्न हैजार्ड, रिस्क को कम करने के लिए ये हमारा जो HACCP है ये काम करता है। तो इसमें ये जो HACCP है इसका हमें सबसे पहला फुल फॉर्म याद होना चाहिए। कब बना है? 1971 में बना है। ये भी पूछ लेते हैं। तो आई होप ये पेपर हमारा आज का होम साइंस का जो पार्ट है वो खत्म हो गया PGT का। नेक्स्ट हम चलेंगे 2023 का करेंगे। उसको हम पहले TGT वाला पेपर डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम PGT का पेपर डिस्कस करेंगे। तो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आगे की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू।